हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अल्फ़ा टू ओमेगा एनसीईआरटी में, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक, जिसका सेकंड चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी व्यापार से शासन तक, द कंपनी एस्टैब्लिश पावर। इसमें हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानेंगे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में पहले आई थी तो वो व्यापार करने के लिए आई थी, और व्यापार से लेकर धीरे धीरे वो कब हमारे देश पे शासन करने लगी, इसकी जो जर्नी है इसी के बारे में हमको डिस्कस करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें पढ़ेंगे आप, औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। इसमें एक वर्ड आया है मुगल रूलर्स। आपको जानना होगा कि मुगल रूलर्स क्या थे। तो एक मुगल साम्राज्य था, जब अंग्रेज आए थे उसके पहले हमारे देश पर मुगलों का साम्राज्य था। तो मुगलों का शासन 1526 यानी 1526 से शुरू हुआ, और उसमें बहुत से राजा हुए हैं। तो सबसे पहले मुगल साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं। मुगल साम्राज्य में सबसे पहला जो राजा हुआ वो बाबर था। बाबर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बाबर के बेटे का नाम हुमायूं था, हुमायूं राजा हुआ। उसके बाद अकबर का नाम आता है। हुमायूं के बेटे का नाम अकबर था। अकबर के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। अकबर बीरबल बीरबल की बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। अकबर का बेटा जहांगीर था, जिसको हम सलीम के नाम से भी जानते हैं। फिर जहांगीर के बेटा आया शाहजहां। शाहजहां जिसने आगरा में ताजमहल बनवाया, उसको भी आप जानते होंगे। और फिर शाहजहां के बेटे का नाम था औरंगजेब, जो आपके चैप्टर में दिया गया है। तो औरंगजेब जो था वो मुगल साम्राज्य का अंतिम जो पावरफुल शासक, जो ये जितने भी अभी मैंने नाम लिए हैं ये बहुत पावरफुल किंग्स थे। तो इनकी सीरीज़ में सबसे लास्ट पावरफुल जो था वो औरंगजेब था। इसके बाद जो राजा हुए हैं मुगल साम्राज्य में वो इतने पावरफुल नहीं थे। तो अपने टाइम में औरंगजेब इतना पावरफुल था कि उसने भारत जैसे विशाल टेरिटरी पे, विशाल देश पे, बहुत बड़े भूभाग पे अपना कंट्रोल कर लिया था। यानी कि अगर एक तरह से कहें कि भारत पे किसका साम्राज्य था तो औरंगजेब का था। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मेनी मुगल गवर्नर, सूबेदार्स एंड बिग जमींदार्स बिगेन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड इस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स। तो क्या था कि जो औरंगजेब का शासन था यानी मुगल साम्राज्य था, उसकी राजधानी दिल्ली थी। यानी जैसे आज के टाइम पे होता है कि हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है, यानी कि केंद्र का जो शासन है वो दिल्ली से संचालित होता है। लेकिन जो अदर स्टेट्स हैं हमारे, वो सारे तो स्टेट्स के अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं। उसी तरीके से जो दिल्ली की गद्दी थी उस पर तो औरंगजेब का शासन था, यानी कि वहाँ का राजा औरंगजेब था। लेकिन उसने अपने छोटे छोटे जो उसके राज्य थे भारत में, यानी छोटे छोटे भूभाग थे, क्षेत्र थे, उस पर राज करने के लिए उसने अपने गवर्नर से नियुक्त कर रखे थे कि वहाँ से, केंद्र से तो एक मेन राजा है ही, और वो छोटे छोटे भूभाग पर कंट्रोल करने के लिए उसने सूबेदार नियुक्त कर रखे थे। जमींदार, और जो बड़ी बड़ी लैंड्स होते थे उनके जमींदार होते थे। तो हुआ क्या, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे भाग थे, उनके जो सूबेदार और जमींदार थे वे अपने आप को राजा घोषित करने लगे। यानी जो जहाँ पे जिस जगह पे सूबेदार था उसने वहाँ का राज हड़प लिया। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो हर एक जगह से पावरफुल लोग आ गए। मतलब एक जो दिल्ली की गद्दी थी, जो मेन राजा था, उसकी जो कंट्रोल पावर थी वो कम होने लगी। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। तो दिल्ली की गद्दी की जो वैल्यू थी, या वहाँ के राजा की जो वैल्यू थी, वो ख़त्म होने लगी। मतलब हर एक क्षेत्र के लोग अपने आप को, हर एक सूबेदार अपने आप को वहाँ का राजा घोषित करने लगे। By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon. तो इस तरीके से एक जो अस्थिरता आ गई, यानी कि देश में जो दिल्ली की गद्दी को लेकर था वो अस्थिरता आ गई। तो अब क्या हुआ आगे, 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में एक नई शक्ति उभर कर आई, जिसको हम ब्रिटिश कहते हैं। तब तक के, उस समय तक के ब्रिटिश लोग यहाँ पर अपना व्यापार करने के लिए आ चुके थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आ चुकी थी। तो धीरे धीरे जब तक ये सब कुछ हुआ, औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब तक वो ब्रिटिशर्स एक नई शक्ति के रूप में उभरने लगे थे। आगे पढ़ते हैं। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वेयर रिलेक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज। यानी कि जब हमारे देश से ब्रिटिश आए थे तो वो राज करने के लिए नहीं आए थे, वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी यानी व्यापार के लिए कंपनी लेकर आए थे अपनी। वो एक व्यापारिक कंपनी लेकर आए थे, छोटी सी। हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ अ वास्ट एम्पायर। इन दिस चैप्टर यू विल सी नाउ दिस केम अबाउट। तो
जब वो एक छोटा सा व्यापार करने के लिए आए थे, तो वो फिर इतने बड़े साम्राज्य भारत जैसे देश के ऊपर उन्होंने शासन कैसे किया, उसको कंट्रोल कैसे करने लगे, इसी के बारे में हमको इस चैप्टर में डिस्कस करना है। इसमें आप साइड में देखेंगे एक फिगर दिखाया गया है। इसमें एक ये जो बने हैं ये बहादुर शाह जफ़र हैं, यानी कि ये मुग़ल साम्राज्य के अंतिम राजा थे। नाम मात्र के राजा रह गए थे। औरंगजेब के बाद जितने भी राजा हुए वो बस नाम मात्र के रह गए थे, बाकी कंट्रोल किसी और के ही हाथ में होता था। तो जब तक बहादुर शाह जफ़र ये लास्ट एम्परर थे, इनका टाइम आया, तब तक सारा कंट्रोल अंग्रेज़ों के पास जा चुका था। और हुआ क्या, लास्ट में 1857 की जब ये लड़ाई हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो आपने पहले चैप्टर में डिस्कस किया होगा 1857 के बारे में। उस लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने और बहादुर शाह जफ़र को अरेस्ट कर लिया और उन्हें रंगून भेज दिया। 1857 के बाद ये रंगून चले गए और वहीं पर 1861 में इनकी डेथ हो गई। तो इसमें ये अंग्रेज़ लोग बहादुर शाह जफ़र को और उनके बेटों को अरेस्ट कर रहे हैं। इसमें लिखा भी है, आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर बट मुगल एम्परर्स कंटिन्यूड टू बी सिम्बॉलिकली इम्पॉर्टेंट। तो औरंगजेब के बाद कोई भी मुगल शासन जो है ज़्यादा पावरफुल नहीं रह गया था, लेकिन वो एक सिंबल के तौर पर, मतलब बस नाम मात्र के राजा थे। इनफैक्ट व्हेन अ मैसिव रेवेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल broke out in 1857, बहादुर शाह जफ़र द मुगल एम्परर एट दैट टाइम was seen as the natural leader। तो 1857 में जो एक क्रांति हुई थी, उसमें एक मुगलों के राजा ये बहादुर शाह जफ़र को एक नेचुरल लीडर के रूप में दिखाया गया था। वंस द रिवोल्ट वॉज पुट डाउन बाय द कंपनी, बहादुर शाह जफ़र वॉज फोर्स्ड टू लीव द किंगडम एंड हिज सन्स वेयर शॉट इन कोल्ड ब्लड। तो वही 1857 की क्रांति जब हुई, उसके बाद इनको अरेस्ट करके रंगून भेज दिया गया था। इसके बाद आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। तो इसमें बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये ईस्ट यानी पूर्व में, यानी कि हमारे यहाँ भारत में कैसे आती है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। In 1600 the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East। तो हुआ क्या, ये डेट थी 31 दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर 1600, 1600 की बात है। 31 दिसंबर 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, इनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, से इन्होंने एक परमिशन ली कि हम अपनी कंपनी लेकर हम पूर्व की तरफ जाना चाहते हैं व्यापार करने के लिए। और ये इनका सोल राइट था। सोल राइट का मतलब है एकाधिकार, मतलब ये सिर्फ एक ही कंपनी को अधिकार मिला, केवल इसी कंपनी को ब्रिटेन में अधिकार मिला था कि केवल यही कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही उधर पूर्व की तरफ, भारत की तरफ जा सकती है, और किसी भी कंपनी को ये अधिकार नहीं मिला था कि वो उनके अलावा और भी कंपनी चली जाए। तो ये एक तरह से इनका कंपटीशन ख़त्म हो गया। दिस मीन्ट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें इनका ये फ़ायदा हुआ कि जब किसी और कंपनी को परमिशन मिल ही नहीं रही है, तो इनके साथ जो कंपटीशन करने वाली दूसरी कंपनी थी वो तो इंडिया आएगी ही नहीं। तो इस तरह से इनका कंपटीशन ख़त्म हो गया, यानी कि ये आराम से अपना व्यापार कर सकते थे बिना किसी टेंशन के, कंपटीशन के। With this charter, the company could venture across the oceans, looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices। तो इसमें क्या हुआ, अब कंपनी जब भारत आई तो उसने क्या किया, यहाँ पर नए नए जगहों को खोजा, नए नए देशों को खोजा, और फिर यहाँ पर जो कच्चे माल होते थे उनको ये सस्ते दामों में यहाँ से ख़रीदती थी और ब्रिटेन में जाकर महंगे दामों में बेचती थी। तो इस तरह से इसका बहुत सा बेनिफिट हुआ। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज़। तो वही बात है कि जब दूसरी कंपनीज़ को ये परमिशन ही नहीं मिली वहाँ रानी से, तो इसके लिए कंपटीशन ख़त्म हो गया, यानी कि कोई और कंपनी नहीं थी जो इसको compete कर सके ईस्ट इंडिया कंपनी को। मर्सेंटाइन ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरीली बाई एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट दे कुड बाई चीप एंड सेल डियर। तो जो व्यापारिक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने बहुत सा प्रॉफिट बनाया इस तरीके से। इसके आगे है, द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स। तो हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की थी,
तो ब्रिटेन तो यूरोप कॉन्टिनेंट में एक देश है, जैसे हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है और उसमें हमारा भारत एक देश है, उसी तरीके से यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, उसमें ब्रिटेन एक देश है। तो ब्रिटेन ने अपने देश में ये परमिशन ले ली कि मैं ही अकेली अपनी कंपनी लेकर भारत जाऊंगा, लेकिन जो यूरोप कॉन्टिनेंट में अदर कंट्रीज़ थी, जैसे फ्रांस है, जैसे पुर्तगाल है, इन लोगों को तो परमिशन थी ही, ये लोग तो आ ही सकते थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन देशों की कंपनियां आई तो क्या हुआ। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स। तो वही है कि जो रॉयल चार्टर था इनका, जो रानी का इनका जो परमिशन मिला था, वो केवल इन यूरोपियन पावर्स में केवल ब्रिटेन वालों को रोक सकती थी, लेकिन अदर जो यूरोपियन पावर्स थी उसको नहीं रोक सकती थी। By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of the India and had their base in Goa. तो जब ये लोग 31 दिसंबर 1600 को परमिशन लेने के बाद ये लोग जब भारत में आए हैं, तो पहली जो इंग्लिश शिप्स थी, यानी कि जो पहला अंग्रेजी जहाज़ हमारे भारत में आया था उसका नाम रेड ड्रैगन था, ये जब आया है भारत में, तो इसके पहले ही पुर्तगाल के जो लोग थे, पुर्तगाल के व्यापारी थे, वो पहले से ही भारत में आ चुके थे और वेस्टर्न कोस्ट पे, यानी कि पश्चिमी घाट पे, यानी गोवा में ये लोग अपना जो है व्यापार जमा चुके थे। जब तक ये इंग्लिश शिप्स यहाँ पे भारत में आया है, अंग्रेज़ों का जो जहाज़ है वो पहली जब भारत आया है पहली बार व्यापार करने के लिए, उसके पहले ही पुर्तगाल वाले यहाँ पर आ चुके थे। इसमें एक वर्ड आया है द केप ऑफ गुड होप। आप पूछेंगे ये क्या होता है, द केप ऑफ गुड होप क्या है? तो अफ्रीका में जो, जब आप अभी फिगर में आपको देखेंगे, ये है केप ऑफ गुड होप, इसमें आपको दिख रहा है केप ऑफ गुड होप, यानी कि यहाँ से ये ब्रिटिश लैंड है, ये यूरोप का ब्रिटिश लैंड है, यहाँ से ये लोग व्यापार करने के लिए चलते थे, ठीक है, समुद्री रास्तों से चलते थे। तो समुद्री रास्तों से आते आते ये इतना लंबा पीरियड हो जाता था कि यहाँ आते आते ये लोग निराश हो जाते थे कि अरे कितना दूर है, पता नहीं, यहाँ से दिख नहीं रहा है, दूसरा लैंड भारत दिख नहीं रहा है, कब तक चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर यहाँ जब एंड पे पहुँचते थे तब इनको यहाँ से फिर समंदर दिखता था और ये दिखता था कि वहाँ पे दूर लैंड पे, यहाँ पे एक लैंड दिख रहा है, यहाँ पे लैंड दिख रहा है, यानी इसका मतलब कि कुछ होप है, कुछ आशा है। आपने एक वर्ड देखा होगा होप, यानी कि आशा है इनको कि हम वहाँ पर जाकर व्यापार करेंगे। तो यहाँ एंड में आने पर इनको एक होप जगती थी, एक आशा बनती थी, इसीलिए इसको केप ऑफ गुड होप कहा गया है। तो ये हो गई केप ऑफ गुड होप की कहानी। इसके आगे पढ़ते हैं। इसमें है, इन फैक्ट इट वॉज वास्को डिगामा, अ पुर्तगीज एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड द सी रूट इन इंडिया इन 1498। तो आपने कई बार सुना होगा कि भारत की खोज किसने की, तो भारत की खोज वास्को डिगामा ने की। ये बात आपने कई लोगों से सुनी होगी और पहले भी पढ़ी होगी, लेकिन वास्को डिगामा ने भारत की खोज नहीं की थी, क्योंकि वास्को डिगामा कौन होता है भारत की खोज करने वाला? भारत तो इतना पुराना है। तो वास्को डिगामा ने भारत की खोज नहीं की, बल्कि भारत आने के लिए, यूरोप से इंडिया आने के लिए समुद्री रास्तों की खोज की थी, जो सी रूट्स थे, यानी समुद्री रास्ते थे भारत आने के लिए, उसकी खोज की थी। तो ये 1498 में जो वास्को डिगामा है, ये पुर्तगाल से सबसे पहले यहाँ भारत आके पहुँचा और फिर वहाँ यूरोप में लोगों को बताया कि वहाँ पर एक ऐसा लैंड है, भारत है, जहाँ पर हम व्यापार कर सकते हैं। ये एक नाविक था। तो ये 17 मई 1498 को भारत पहुंचा था। इसके आगे है, बाय द अर्ली 17th सेंचुरी द डच टू वेयर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशियन, सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन। तो अब आपने देखा कि कितनी सारी कंपनीज हो गई। एक तो इंग्लिश वाली कंपनीज हो गई, दूसरी हो गई फ्रांस की कंपनी हो गई, फ्रांस वाले भी यहाँ पर आ रहे थे व्यापार करने के लिए। इसके अलावा एक पुर्तगाल वाली तो हो ही गई, उसके बाद एक डच लोग भी थे। ये डच कौन होते हैं? तो आज जिसको हम नीदरलैंड कहते हैं, यानी कि नीदरलैंड एक देश है यूरोप में, उसको हम नीदरलैंड कहते हैं। पहले उसे हॉलैंड कहा जाता था। तो हॉलैंड के जो निवासी थे, हॉलैंड के लोग यहाँ पर जो व्यापार करने आए थे, उनको हम डच कहते थे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यूरोप की कई सारी कंपनियां यहाँ पर आ चुकी थी व्यापार करने के लिए। जब तक अंग्रेज़ लोग आए थे उसके पहले भी यूरोप की कई सारी कंपनियां यहाँ पर आ चुकी थी। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। तो हुआ क्या, क्योंकि
जितनी भी कंपनियां आई वो हमारे भारत में सेम चीज़ खरीदने के लिए परेशान थी, यानी कि उन्हें वही चीज़ें चाहिए थी सबको। जैसे जो कच्चा माल यहाँ पर मिलता था, अब उस कच्चे माल में क्या क्या आता है जो भारत में बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलता था, उसको हम आगे पढ़ेंगे। The fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in यूरोप। तो जो कॉटन था और जो सिल्क था, रेशम और कॉटन, ये हमारे यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी में बनता था और उसको ये भारत से ले जाकर वहाँ पर यूरोप में महंगे दामों में बेचते थे। तो ये एक बड़ा मार्केट था इस तरीके से। पेपर यानी कि मिर्च, क्लॉव्स यानी कि लौंग, जो लौंग की कलियाँ होती हैं, कार्डमन और सिनामन यानी कि इलायची और दालचीनी, यानी कि अब आप देखेंगे कि ये सारे मसालों के नाम हैं। तो भारत मसालों के लिए फेमस था क्योंकि यहाँ से मसाले वो लोग लेकर जाते थे और वहाँ यूरोप में बेचते थे। इन ग्रेट डिमांड, तो वहाँ पर मसालों की बहुत डिमांड थी। कंपटीशन अमंग्स द यूरोपियन कंपनीज इनवाइटेबली पुश्ड अप द प्राइसेस एट विच दीज गुड्स कुड बी परचेज्ड एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट्स दैट कुड बी अर्नड। तो जब बहुत सारी कंपनियां हो गई यहाँ पर, तो एक तरह से कंपटीशन बन गया, उन कंपनीज के बीच में कंपटीशन बन गया। तो अब क्या इस तरीके से हर एक कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया। मेनली ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने सोचा कि हमारा प्रॉफिट तो कम हो गया, तो अब इस कंपटीशन को कम कैसे करेंगे। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश वाज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कंपटीटर्स। तो या तो हम जो हमारे कंपटीशन करने वाली कंपनियां हैं उनको हम एक एक करके एलिमिनेट कर दें, यानी कि उनको एक एक करके हटा दें, तभी तो हमारा कंपटीशन कम हो सकता है। जैसे अगर कोई दुकानदार है और उसके बगल में कोई और दुकानदार है, तो एक दुकान अगर बंद हो जाए तो दूसरी दुकान अच्छे से चलने लगेगी। तो यही था जब कई सारी कंपनियां हो गई, तो एक कंपनी ने सोचा कि अगर हम इनकी कंपनी को बंद करवा दें, इनकी कंपनी को एलिमिनेट कर दें, तो हमारी कंपनी अच्छे से चलेगी, हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो यही एक तरीका था कि वो प्रॉफिट कर सकते थे। The urge to secure markets therefore led to fierce battles between the trading companies। तो इस तरीके से जो व्यापारिक कंपनियां थीं उनके बीच में युद्ध होने लगे, बैटल्स होने लगे। Through the 17th and 18th centuries, they regularly sank each other's ships, blockaded routes, and prevented rival ships from moving with supplies of goods। तो होता क्या था, ये एक दूसरे को कैसे एलिमिनेट करेंगे। ये क्या करते थे, जब वहाँ यूरोप से जहाज़ इनके आते थे तो एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज़ को डुबा देती थी समुंदर में, और क्या करती थी, ये जो रूट्स थे उसको ब्लॉक कर देती थी, और उनके जो शिप्स थे उसको यहाँ पर आने से रोक लेती थी, या फिर यहाँ पर जो माल लेकर वो जा रहे होते थे यूरोप में, तो उसको वो नुकसान कर देती थी उनके जहाज़ों को, ताकि वो वहाँ पहुँच ना सके। इस तरीके से हर एक कंपनी दूसरी कंपनी को एलिमिनेट करने लगी थी। ट्रेड वाज कैरीड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वेयर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। तो जब व्यापार बढ़ने लगा लोगों का, तो वो एक क्या करने लगे कि वो अपने लिए एक फोर्टिफिकेशन करने लगे, यानी कि किलेबंदी करने लगे। वो किलेबंदी करते थे और इस तरीके से वो अपना एक मतलब सेटलमेंट करने लगे। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड आल्सो led to intense conflict with local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from politics। तो जब ये फोर्टिफिकेशन करने लगे, किलेबंदी करने लगे, तो यहाँ भारत के जो रूलर्स थे, जो शासक थे, अब चूँकि मुग़ल साम्राज्य रह नहीं गया था, तो अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग लोगों का शासन हो गया। तो जहाँ पे ये किलेबंदी करते थे वहाँ के राजा को ऑब्जेक्शन करने लगे, क्योंकि उनके क्षेत्र पर ये कब्जा करने लगे थे। तो उनको ऑब्जेक्शन हुआ, इनके खिलाफ उन्होंने बोल दिया कि मतलब आप ये नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके से पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब राजनीतिक संघर्ष होने लगा। अब उसके आगे क्या हुआ, आगे हम पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना व्यापार कैसे शुरू करती है। एक चीज़ और देखेंगे कि अब तक ये हो चुका है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाकी अदर यूरोप की कंपनी को हटा दिया है, यानी कि अब उनका कोई ज़्यादा वो नहीं रह गया है। अब यही एक सिंगल कंपनी है जो बहुत सालों तक हमारे यहाँ राज करेगी। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप
ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। तो अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री जो खोली गई थी वो 1651 में हुगली नदी के किनारे पर खोली गई थी। हुगली नदी कहाँ है? बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में इस समय है। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स known at that time as factors operated. The factory had a warehouse where goods for export were stored and it had offices where company officers sat. तो क्या हुआ कि ये जो जब इन्होंने अपना जो फैक्ट्री खोल ली पहले, तो उसमें ये क्या करते थे, अपना माल रखते थे, गुड्स रखते थे, यानी माल रखते थे एक्सपोर्ट करने के लिए, स्टोर करते थे। और ऑफिसेस खुल गई, जैसे कंपनी का ऑफिस होता है जो वहाँ पर वो सब होता है, बही खाता वगैरह रखा जाता है, वो सब एक तरीके से ऑफिस बन गया। अब उस कंपनी में काम करने के लिए जो ऑफिसर्स थे, यानी जो अधिकारी थे, जब वो यहीं पे रहते हैं, इंडिया में ही रहते हैं, बंगाल में ही रहते हैं, तो उनको रहने के लिए भी तो जगह चाहिए। तो एक तरीके से उन्होंने अपना एक पूरा फोर्टिफिकेशन कर लिया कि वो उसी में रहते थे और वहीं पे ऑफिस में काम करते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। और जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा तो उस कंपनी ने क्या किया, जो व्यापारी थे उनको बुलाते थे और वहीं पर सेटल होकर लेते थे, यानी कि फैक्ट्री के आसपास में ही उनका सारा सेटलमेंट हो गया। बाई 1696 बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। 2 years later it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेज। तो अब जब धीरे धीरे 1651 के बाद इन्होंने 2 सालों में एक पूरा फोर्टिफिकेशन कर लिया, सेटलमेंट कर लिया, और उसके बाद 2 साल के बाद इन्होंने मुग़ल ऑफिसर्स को, यानी मुग़ल साम्राज्य के तो जो नाम के राजा थे दिल्ली में, उनको इन्होंने ब्राइब कर दिया, यानी कि उनको रिश्वत दे दी। कि किस बात की रिश्वत दे दी? तो उन्होंने रिश्वत दे दी कि जो कंपनी को वो 3 गांव की ज़मींदारी दे दें। वो कौन से 3 गांव थे? उनमें से एक कालीकाटा था, यानी कि जिसको हम कलकत्ता कहते हैं, अब उसे हम कालीकाटा पहले कहते थे। और 2 और बाकी गांव थे जिसको सूतानीति और गोविंदपुर, यानी कि 3 गांव की जमींदारी इन्होंने पाली, सूतानुति, गोविंदपुर, कालीकट, which later grew into the city of Calcutta और कोलकाता as it is known today। तो वही जो कालीकटा था वही बाद में कलकत्ता या फिर आज जो कैलकाटा कहलाता है वो बना। It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue फरमान granting the company the right to trade duty free। तो इन्होंने मुग़ल साम्राज्य, जो मुग़ल राजा औरंगज़ेब था, उससे इन्होंने एक फ़रमान भी जारी करवाया था। वो फ़रमान था कि इनको मतलब ड्यूटी फ्री होकर व्यापार करने के लिए, यानी कि इनको जो टैक्स था वो टैक्स ना देना पड़े और इनको व्यापार करने की इजाज़त मिल जाए। अब आप पूछेंगे फ़रमान क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखिए फ़रमान, रॉयल एडिक्ट, रॉयल ऑर्डर, यानी कि जब राजा कोई ऑर्डर करता है, कोई राजा आदेश जारी करता है तो उसको हम फरमान कहते हैं, यानी कि फरमान जारी हुआ है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि धीरे धीरे कंपनी बंगाल में अपना कब्जा जमाने लगी थी औरंगजेब के टाइम ही। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एक्सिस्टिंग प्रिविलेज, यानी कि कंपनी धीरे धीरे यही कोशिश करती थी कि राजा को किसी तरह पिघलाया जाए और धीरे धीरे उनसे छूट ली जाए व्यापार में, और उनका जो बहुत अधिकार है उसको धीरे धीरे अपने कब्जे में लिया जाए। Aurangzeb's फरमान for instance had granted only the company the right to trade duty free, but officials of the company who were carrying to on private trade on the side were expected to pay duty। तो आप देखेंगे कि औरंगजेब ने जो फरमान जारी किया था उसमें केवल कंपनी को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये इजाज़त थी कि वो बिना टैक्स के व्यापार कर सकते हैं, लेकिन उस कंपनी के जो बाकी अधिकारी थे वो जो साइड में अपना निजी व्यापार चला रहे थे, यानी कि प्राइवेट ट्रेड, यानी कि उस कंपनी के जो अधिकारी थे वो छोटा मोटा अपना भी व्यापार चलाते थे, उनको तो टैक्स देना ही था। दिस दे रिफ्यूज टू पे, कॉजिंग an enormous loss of revenue for Bengal। How could the नवाब of बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। तो लेकिन जब उनसे वो टैक्स मांगा गया, जो साइड में जो व्यापार चल रहा था उनसे जब टैक्स मांगा गया तो उन्होंने भी टैक्स देने से मना कर दिया। तो जब उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया तो बंगाल का जो राजकोष था, यानी कि राजा को जो रेवेन्यू आता था उसमें बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो अब ये लॉस राजा तो बर्दाश्त करेगा नहीं, तो बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया। उनका नाम था मुर्शिद कुली खान।
बंगाल के जो उस समय नवाब थे उनका नाम था मुर्शिद कुली खां, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर आप एक पेंटिंग देख रहे हैं, इसको विलियम सिम्पसन ने 1867 में बनाया था। लोकल बोट्स ब्रिंग्स गुड्स फ्रॉम शिप्स इन मद्रास पेंटेड बाय विलियम सिम्पसन। तो ये जो छोटी छोटी नावें हैं, ये लोग जो है क्या करती हैं, जो कच्चे माल होते हैं उनको ये वहाँ से लाती हैं और फिर यहाँ पर ये लोग अपने बड़ी जहाज़ों में चढ़ाते हैं और यूरोप लेकर जाते हैं। देखिए ये छोटी छोटी नावें हैं, इसको ये लोग लेके आते हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत आई, उसने 1600 में कैसे रानी एलिजाबेथ से यूरोप में ब्रिटेन में परमिशन लिया यहाँ आने के लिए। उसके बाद ये यहाँ पर आकर जो दूसरी यूरोपीय कंपनी थी उसको कैसे एलिमिनेट किया। उसके बाद बंगाल में इसने कैसे अपना फोर्टिफिकेशन करके कब्जा जमाना शुरू किया। यहाँ पर इसने औरंगजेब जैसे राजा से फरमान जारी करवाया और बंगाल में 3 गाँवों की जमींदारी ली, सूतानुती, गोविंदपुर और कालीकट की। इसने बिना टैक्स के व्यापार करना शुरू कर दिया। इसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ के बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खां, इन्होंने इसको प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट के बाद जो कहानी है उसको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें हमने बहुत से फैक्ट्स के बारे में पढ़ा है, उसके आगे भी हम पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।